फ्रेंड्स, शेड्यूल बिजी होने के कारण आपके जो सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस थे वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। अभी आपका काफ़ी कमेंट आया कि हिंदी जो ऐच्छिक है आपका, यानी कि इलेक्टिव है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए तो अच्छा होगा सर। तो मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है 1 to 59 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ की फॉर्म में। इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना ताकि आपको पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो पता चल पाए और आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके तैयारी कर पाएँ। तो ये अपठित बोध जो है आपका, इसके अलावा मैंने जितने भी आपके सब्जेक्ट डाले हैं सभी की लिंक आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। हर सब्जेक्ट का, हर मॉडल पेपर का क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं मिलेगा, तो आपको ज़्यादा इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा अपठित गद्यांश या पद्यांश जो है, इसको पढ़ करके आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने थे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैंने कि क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया आपसे, विवेकानंद ने क्या स्वप्न देखा था? तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। सेकंड क्वेश्चन है, पश्चिम के उद्देश्यों से भिन्न भारत के बारे में उनका क्या मानना था? तो उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य जो हैं वो भिन्न हैं। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था, आज से स्पष्ट कीजिए कि दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी। यानी कि इसका आशय है कि देश की अशिक्षित गरीब जनता को ही दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करनी होगी और उनका उत्थान करना होगा। उसके आगे चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक या फिर आप जो बता सकते हैं इसका कोई एक नाम बताना था, तो इसका आप बता सकते थे कि विवेकानंद का स्वप्न, अथवा आप लिख सकते थे राष्ट्रीय जागरण तथा संपूर्ण भारत, जो कि आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगी। उसके आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है विशेषण आपसे, तो पश्चिम का पश्चिमी जो है विशेषण हो जाएगा, और चिंतन का चिंतनीय, चिंतित या चिंत्य, ये सभी विशेषण हो सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये पद्यांश है आपका, ऊपर वाला गद्यांश था। तो इस पद को पढ़ने के बाद में नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है इनको देने थे आपको आंसर। तो ये सबसे पहला इसमें, पाहुन किसे कहा गया और क्यों? तो मेघ को पाहुन कहा गया क्योंकि ये बहुत दिन बाद लौटे हैं और ससुराल में पाहुन की भांति उनका स्वागत हो रहा है। सातवां क्वेश्चन है, मेघ किस रूप में आए और कहाँ आए? तो मेघ मेहमान के रूप में आए सज संवर करके, और कहाँ आए? वो गांव में आए। इसके आगे आठवां क्वेश्चन है, मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे? तो मेघ के आने पर गांव के घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी चली और धूल ग्रामीण वाला की भांति भागने लगी। ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 9th है, बूढ़ी पीपल किस रूप में है और उसने क्या किया? तो पीपल को गांव के बूढ़े व्यक्ति के रूप में पवित्र किया गया है या चित्रित किया गया है, या पवित्र पढ़ दिया मैंने, इसको चित्रित किया गया है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। और बूढ़ा पीपल जो आगे बढ़कर मेघ को क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। तो ये उसने क्या किया? मेघ को प्रणाम किया है। इसके आगे 10वां क्वेश्चन है, लता कौन है और उससे क्या शिकायत की? तो उसने शिकायत क्या की? लता नवविवाहिता है जो 1 वर्ष से पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे शिकायत है कि वह बादल पूरे 1 साल बाद जो है लौट कर आया है। यानी कि लता जो है वहाँ पवन उसी की जो है प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, बादल की। इसके आगे बढ़ते हैं खंड ख में, रचनात्मक कार्य लेखन का। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आपको और भी आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें इसके आंसर्स मिले होंगे आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो ये आंसर आपको इसी तरह से मिलेगा, जो कलर आपको दिख रहा है इसी तरह से आपको ये आंसर मिलेगा आपके मोबाइल में भी जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। तो जनसंचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? तो ये श्रव्य माध्यम है। आप जानते हैं कि इसे सुन ही सकते हैं केवल। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आंसर तो सही लिखा है लेकिन इसका सन गलत लिखा है, तो सन हो जाएगा 1959 इसकी जगह। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 15 सितंबर। 13वां क्वेश्चन है, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो उसमें सरल भी होनी चाहिए, सुगम भी होनी चाहिए और प्रभावी भी होनी चाहिए, यानी कि ये सभी होने चाहिए। इसके बाद में 14वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब की गई थी? तो सन 1780 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा? अगर हम बात करें 15वें क्वेश्चन की, तो ये कथानक जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16वें पे। तो कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? तो कहानी सुनना, कहानी, ये आपका सबसे पहले कहानी आपको जो है सुनना है, या कहानी चुनना है, या कहानी सुनाना है, या फिर कहानी पढ़ना है। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपको
इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन जो सही लगता था वो चूज़ करना था। तो अगर आपको सही लगता है तो बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक्चुअल आंसर में थोड़ी सी कमी लग रही थी मेरे को, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, कविता की पहली शर्त क्या है। तो इसमें आपका जो पहली शर्त है, इसमें कल्पना का तालमेल होना। जो आप कल्पना कर रहे हैं कविता लिखने के लिए, उसका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना गया है। तो संवाद को जो है नाटक की वास्तविक कसौटी माना जाता है। उसके बाद में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो इसका प्रकाशन जो है कोलकाता से हुआ। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, भारत में पहली मुक फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो दादा साहब फाल्के फिल्मी जगत के बहुत बड़े माने जाने हस्ती हैं, तो इनके ऊपर जाता है इसका श्रेय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना था। सबसे पहला विषय था आपका परोपकार मनुष्य का धर्म। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना आपको लिखनी थी, जो कि यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर करके लिखी गई है। इसके बाद में आप इसके आगे आगे क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो पत्रकारिता का महत्व जो है, परोपकार का जो महत्व है उसको हम बता सकते हैं। उसके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने जो एक लाइन कही है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, ये काफ़ी पॉपुलर लाइन है और कई जगह इसको यूज़ भी किया जाता है। तो ये आप ज़रूर लिखेंगे, इससे आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके आगे आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इसके बारे में थोड़ा लिखना है। फिर भारतीय संस्कृति के मूल आधारों में भी ये जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख करके, और प्रकृति में परोपकार का भाव जो है वह कैसा है, किस तरह का है, ये चीज़ आपको समझानी है। उसके बाद में परोपकार के जो लाभ हैं वो क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में लास्ट में आप उपसंहार जो है इसका लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका निबंध लिखना था। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये उपसंहार के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, तो उसकी बात करते हैं। तो उपसंहार में ये पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाएगा, जिसमें एक श्लोक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अथवा पार्ट में पूछा गया था कि अगर आप उस पर निबंध नहीं लिखेंगे तो इस पर लिख सकते हैं, पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा। तो इसमें भी प्रस्तावना आप लिखेंगे और फिर उसके बाद में पर्यावरण जो है उसकी भावनाओं को समझाएंगे, उसकी जो प्रकृति है उसको स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम क्या है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से अगर आप ये लिखते हैं तो इसमें ये एग्जामिनर आपको अचानक ये देखते ही लाइन आपको ऑटोमेटिकली वो नंबर दे देगा, क्योंकि आपको वो समझ जाएगा कि आपने जो है अधिनियम के बारे में भी आपको नॉलेज है, तो आप आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स उससे गेन कर सकते हैं। इसके बाद में ज़्यादा नहीं लिखना। अगर अधिनियम आप लिखते हैं तो, अगर अधिनियम नहीं लिखते तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्यों ज़रूरत है, उसके सुझाव क्या हैं, फिर उसके उपाय क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अगर अधिनियम लिखते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन सभी चीज़ों की। उसके बाद में उपसंहार जो है लास्ट आप ज़रूर लिखेंगे, तो आपका अंतिम जो है ये पैराग्राफ बन जाएगा। इसके बाद में इसी का अथवा पार्ट पूछा गया था, जो कि कोरोना वायरस के ऊपर में आपको एक निबंध लिखना था। तो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के ऊपर सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में हम कोरोना वायरस क्या है उसको देखेंगे, उसके बाद में कोरोना के लक्षण क्या होते हैं और कोरोना से बचने के उपाय क्या है, फिर उसके बाद में उपसंहार। तो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तावना है, कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इसके बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है। एक एक पंक्ति आप जो पढ़ेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से जो एक्चुअल चीज़ लिखी गई है वही लिखी गई है, तो आप इसको देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके ऊपर निबंध आने की पूरी संभावना है अगर आपके एग्ज़ाम जो हैं बाद में होते हैं तो। इसके आगे बढ़ सकते हैं हम, कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं ये बताना है, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद में इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, तो पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे इसका उपसंहार, जो कि कंप्लीट आपके सामने है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनावश्यक एवं भ्रामक प्रचार करने वाले विज्ञापनों से ग्राहक एवं उपभोक्ता को होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस डाल लेना है। एड्रेस डालने के बाद में जो आप जिसको लिख रहे हैं सेवा में संपादकीय महोदय दैनिक भास्कर, और कहाँ का एड्रेस है उसको आप डाल देंगे। उसके बाद में अपना विषय ज़रूर मेंशन करें किसके लिए लिख रहे हैं। उसके बाद में आपको पूरी की पूरी कहानी, जो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, और कच्चा जो आपका जो आप लिखते हैं उसमें थोड़ा सा मतलब एक शार्पनेस होनी चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी होगी। और इसको दिखाने के बाद में आप इसको कंप्लीट लिखेंगे और उसके बाद में धन्यवाद लिख करके अपना नाम लिख देंगे। तो ये आपके सामने है, आप इससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अथवा जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया था, अपने घर में होने वाली किसी समारोह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को आमंत्रण
पत्र लिखना था। तो आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते थे, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चूज़ किया वही पॉइंट हो आपका। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, डेट डाल देंगे, जैसे मैंने ये डेट डाल दिया आज का। और प्रिय जिसका भी नाम आप लिखना चाहें, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है और अपना भी नाम आपको मेंशन नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको उसके बारे में जो आप निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन में वृक्षारोपण की आवश्यकता पर एक आरेख लिखना है। तो आलेख जो है आपका सही होना चाहिए, जिसका ज़्यादा तो लंबा भी नहीं होना चाहिए और सही सही शब्दों का उसमें यूज़ होना चाहिए और उसका जो स्पष्टीकरण है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा आलेख जो है लिख देना है। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है, 2 से 3 पैराग्राफ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 पैराग्राफ लिखे गए हैं, जिनमें से आप अगर 2-4 लाइनें भूलते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में अगर हम अथवा की बात करें, तो अथवा में आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक संपादकीय लिखना था। तो 2020 की जो नीति है उसके लिए कैसे कैसे जो है अधिनियम लागू हुए थे, किसने करा था, कैसे किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है समझा के लिखना है। आप कुछ भी कोई भी चीज़ में नहीं लिख सकते हैं, अपनी मन बातों की मन भावन कहानियों को प्रकट नहीं कर सकते। जो चीज़ें बिल्कुल एक्चुअल में लागू की गई हैं, जो चीज़ें लागू होती हैं, उनको आप काल्पनिक नहीं बना सकते। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। और इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया, ताकि वो चीज़ें आपको ध्यान रहे। और इसको डालने के बाद में आपके 100% नंबर कंप्लीट जो है एग्जामिनर दे देगा। इसके बाद करते हैं खंड गय की जो पाठ्य पुस्तक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 24वां इसमें पूछा है, कान्या का गीत जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है। तो चंद्रगुप्त जो है इसके है। उसके बाद में 25वां है, तोड़ो कविता के कवि कौन है। तो रघुवीर सहाय जो है इसका चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। 26वां क्वेश्चन है, जरे बिहर ज्यों दीपक बातो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर। इसके बाद बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन, कापा हिया जनावा सियूं में किस माह का स्वाभाविक वर्णन कवि जायसी ने किया है। तो अगहन जो मास होता है, ये हिंदी के मास होते हैं, अगहन, पूस, माघ, फागुन, बैसाख, सावन जो होते हैं। तो इसमें ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कोष्टकों में से सही ऑप्शन आपको चूज़ करना था। तो 28वें में जहर जो है इसका सही आंसर होगा खालिस्तान में। 29वें में आत्मनिर्भर जो है इसको भरना था आपको खालिस्तान में। 30वें क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो 30वें क्वेश्चन में आपको जो है अयोध्या कांड इसको आपको भरना था। इसके बाद में 31 क्वेश्चन में जायसी जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 32वें का जो सब प्रसंग व्याख्या करनी है आपको दे रखी है टुकड़े, उस टुकड़े को आपको व्याख्या बतानी है। तो यहाँ पे इसका व्याख्या किया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो अगर आप व्याख्या नहीं करते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। तो व्याख्या बहुत कंप्लीट और सावधानी से करना है, बिल्कुल इसमें वही शब्द लिखने हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। इसके बाद में इसका विशेष अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और ज़रूर आप विशेष लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो इस तरह से आपको विशेष जो है इसकी कि कविता किस चीज़ की मतलब आपको बताती है, कविता के बोल क्या हैं, क्या क्या है, इन कविताओं की जो छंद कौन सा है, किस टाइप की कविता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी होती है, विशेषता कहते हैं इसको। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो अथवा पाठ पूछा गया था, तो उसमें भी अथवा में एक आपको छंद दिया गया था और इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये कविता, ये जो सारांश है या फिर आप जो सार बोल सकते हैं कहाँ से ली गई है। तो ये अंतरा भाग 2 से जो है संकलित कविता से ली गई है और इसके रचयिता रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जो है घनानंद हैं, और उसके बाद में उसकी व्याख्या कर देनी है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट जो है इसका आंसर मिल जाएगा और इसी तरह से आपको भी एग्ज़ाम में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 33 में आपसे पूछा गया काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसमें हेम कुंभ ले उषा सवेरे, ये वाला जो है 33 नंबर का। तो इसके जो है काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको पहले प्रस्तुत काव्यांश जो है ये किस टाइप की है इसका आपको बता देना है। उसके काव्य सौंदर्य जो है आपका खग के रूप में लिख सकते हैं, या फिर और भी आप जो ABCD के मापदंड पे भी लिख सकते हैं। इसी का अथवा जो पार्ट है इसके फिर से आपको जो क्वेश्चन दिया गया इसमें विशेषताओं की ओर संकेत क्या किया गया है इसके द्वारा। तो प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया। तो भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। यहाँ के लोग दया, करुणा, सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं और भारत की संस्कृति महान है। ये सब चीज़ें जो है कवि ने संकेत किया है। इसके आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बसंत आया कवि में
कवि की चिंता क्या है और उसका प्रतिपाद जो है आपको लिखना था। तो यहाँ पे आपके सामने इसका सारा का सारा निचोड़ लिख दिया गया है और शब्दों का उचित चयन ही आपके हिंदी भाषा में आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। हिंदी में जो अच्छे मार्क्स लेना इतना आसान नहीं है अगर आपने भाषा का सही उपयोग ना किया तो। इसके आगे अथवा पाठ है, इसमें पूछा गया आपसे फिर से काव्य सौंदर्य जो है आपको स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहला बताया है तो इसी तरह से आपको इसका आंसर कर लेना है। केवल मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है इस पूरे चैप्टर आपके पेपर में से, तो इसको आपको खुद देखना है। इसके आगे बढ़ते निम्नलिखित में से उचित विकल्पों का चयन करना है, यानी कि एमसीक्यूज़ है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यानी 35 नंबर है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करना है। 36 ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 में आपको फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट करना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो 38 जो नंबर है इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। 39 जो ऑप्शन है इसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर में आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसको सभी को हमने हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन को आपको स्काई ब्लू में और जो आंसर है उसको ग्रीन में। इसके बाद 41 जो नंबर है इसमें आपके फिलप्स है, तो सबसे पहले वाले फिलप्स में जुलाई भर देना है, सेकंड वाले में टिहरी गढ़वाल भर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 43 है इसमें जीविका और जीवन भरना है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 15-20 ये आपको भरना है। इसके बाद में हम 45वें क्वेश्चन की बात करें तो 45वें क्वेश्चन में भी आपका जो है थोड़ा सा ये जो आपका आंसर है इसमें थोड़ी सी हमें कमी लगी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 46 नंबर पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बुध। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर जो दिया गया है इसमें पूछा गया है कि जो आदमी से संबंध के उसके विकास एवं विस्तार का घोतक है इसका तर्क सहित व्याख्या करना है। तो इसकी पूरे तर्क सहित व्याख्या यहाँ पे डाली गई है, आप इसको आराम से पढ़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पाठ में, तो शेर लघु गाथा में व्यवस्था पर जो व्यंग किया गया है उसे स्पष्ट करना है। तो वो व्यवस्था पे जो जो व्यंग किया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी प्रशासन कैसी है और उसके बारे में क्या क्या सोच है वो उस जो कथा में बताई गई है उसके द्वारा हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। इसके बाद में करते हैं 48वें क्वेश्चन पे। 48वें क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो लिख लीजिए। तो इसका पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो हो जाएगा 20202021, यानी कि 20 फिर से 20 और फिर उसके बाद में 21, यानी कि 2020-2021। ठीक है, ये इसका पूरा पासवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा किया कैसे और क्यों, पहले आपको बताना है। उसके बाद में बताना है आपको दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता जो है आपको स्पष्ट करनी है कि क्या वो सही में एक्चुअल में उतनी जो दूसरा देवदास नाम लिखा गया है वो कहानी सही में उसके लिए है कि नहीं है। तो सबसे पहले औद्योगिकरण के बारे में बताना है। उसके बाद में दूसरा जो कहानी है दूसरा देवदास बिल्कुल उचित शीर्षक है उसके बारे में भी आपको बता देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने बता दिया पासवर्ड, उसको डाउनलोड कर लेना। इसके आगे बढ़ते हैं हम अथवा में, तो संवादिता की क्या विशेषताएँ हैं और गाँव वालों के मन में संवादीय की क्या अवधारणा है ये बताना है। तो विशेषताएं पहले आपको बता देनी है, तो इस तरह से विशेषताएं लिखनी है और एक लाइन में जो इसका जो उनके मन में अवधारणाएं हैं वो आपको बतानी थी। गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवादिया एक कामचोर निठल्ला और पेटू आदमी है जिसके पास कोई काम नहीं होता, वह संवादिया बन जाता है। ये गांव वालों के मन की अवधारणा थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपके एमसीक्यूज़ के। तो इसमें पहला जो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है, तो वो रंगभूमि का है, ये आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर, इसमें पूछा गया है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका था, नायक राम का था। इसके बाद में सूरदास की झोपड़ी में किसने आग लगाई, तो भैरव ने आग लगाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है विषकोहरा की माटी के रचनाकार कौन है, तो यह है विश्वनाथ त्रिपाठी। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन है कुमुद के फूल को, ये जो है कोइयाँ किसे कहते हैं, उसका आंसर है। उसके बाद में अगर हम 54वें क्वेश्चन की बात करें तो विषकोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा की बात कही है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 55 नंबर की, कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन जो सही होगा कदम की डाली। कदम एक तरह का फल होता है जो बहुत ही रेयर जगहों पर
पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपका 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें इसका जो आंसर आपको चौथा नंबर है, इसको करेक्ट कर लेना है। बतिया, कतरी और बरहा का अर्थ जो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है। तो इसमें सारी विशेषताएं जो हैं दी गई हैं, ये सभी मालवा की हैं। उसके बाद में 58 की बात करें, लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है। तो जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था, हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं आपको। तो यहाँ पर यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना इसकी करनी है। सूरदास जो अंधा भिखारी था, उसके ऊपर की ये जो कहानी है, उसमें से आपको निकाल कर रखना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को पढ़ करके आप इसको इसी तरह से याद करेंगे। ये पूर्ण रूप से शॉर्ट किया हुआ आंसर है, इससे ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी का अथवा जो पार्ट था, तो इसमें प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन में जो इनका कंपैरिजन है, प्रकृति नारी सौंदर्य संबंध की समानताएं जो है स्पष्ट करनी थी। तो इसको भी हमने यहाँ पर आपको जो है बता दिया। लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ समानताएं जो हैं वो कैसे गुथी गई थी, उसके अनुसार हमने ये पैराग्राफ लिखा है। इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इससे ज़्यादा शॉर्ट इसको ना करें। तो आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो में आपको जो आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स मिल गए होंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो और कोई सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो उसके लिए प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स जो आ रहे हैं, सेट 1 सेट 2 मैक्सिमम तो सॉल्व कर दिए गए हैं। 2-4 जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट सॉल्व करके डाल दिया जाएगा। आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसको भी हमने सॉल्व करके डाल दिया है, आप उसको भी देख करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें प्रोवाइड हैं और सभी के सभी PDF रूप में डाले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।